का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। ज़ीदान के जन्म के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया। इसी वजह से लोग ज़ीदान को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद ज़ीदान और उसकी माँ को उसके बाप के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं भी तुम्हारी साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है ना, कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या अम्मी फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। काम पर चली जाती। से ही 15 साल बीत गए और ज़ीदान अब 25 साल का हो चुका था। एक दिन ज़ीदान की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सुधरती है। अब्बा की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर। ज़ीदान की माँ कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों बाद ज़ीदान की माँ की भी मौत हो जाती है। अब ज़ीदान बिल्कुल अकेला हो जाता है। अपनी माँ को खोने के बाद ज़ीदान जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। ज़ीदान को उसकी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, ज़ीदान, लगता है कि मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें यह बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा शादी बचपन में ही हो चुकी है, जब तुम सिर्फ 7 साल के थे। बेटा, तेरी शादी मेरी फूफी की बेटी के साथ हुई है। वह जिला प्रतापगढ़ में रहती है। उसका नाम जैबा है। जब तुझे यह खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसीलिए तू अपनी बीवी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपने सफर में मेरी एक बात याद रखना। रास्ते में रहते चलते जहाँ भी दिन ढल जाए वहीं पर रुक जाना और फिर अगली सुबह वहाँ से आगे बढ़ना। मेरी दुआएं तेरे साथ है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी बीवी कौन? अम्मी ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? ज़ीदान एक थैली में खाना रख लेता है और जिला प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत गाय है। लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते वक्त मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। चलते चलते ज़ीदान जंगल के बहुत आगे तक चला जाता है। ओह, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। कुआं भी पास में ही है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। अब ज़ीदान जिला प्रतापगढ़ में पहुंच जाता है। अनजान गांव में ज़ीदान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बीवी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे एक किसान दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? अरे भाई, ये जिला प्रतापगढ़ है। अरे हाँ, अम्मी ने तो खत में इसी गांव का जिक्र किया था। मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई। लेकिन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि जौबा का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। सबसे पहला पेड़ के किनारे वाला घर जैबा का ही है। जैबा के घर का पता जानकर ज़ीदान वहाँ से चल
देता ऐद। जिदान झोपड़ी के पास पहुंचा ही था तभी दिन ढल गया। आज जिदान वहीं रुक जाता है। जिदान वहीं घर के बाहर बैठ जाता ऐद। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, अरे अम्मा, यहाँ तो चूहा मरा है। अरे यह क्या? लगता है मेरी बीबी की आवाज है। माशाल्लाह। अम्मी ने खत में लिखा था कि जहाँ पर दिन ढल जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और दिन ढल गया। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुक कर रात गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊं। तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे खाला जी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सबीहा के बेटे हो? हाँ खाला जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? खाला जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी चूहे मार रही थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी चूहे मार रही थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई आम इंसान नहीं है, ये तो बहुत बड़े आलिम है। खाला जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है गुफरान, आज तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे खाला जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी गाय कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी बीवी ने बोल बोल कर मेरा तो जीना ही हराम कर दिया है। अभी तक मेरी गाय का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहाँ पर होगी। गुफरान, तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी गाय का अभी पता लगा लूंगी। क्यों मजाक कर रही हो खाला जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे गुफरान, मेरे दामाद जी बहुत बड़े आलिम हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत जानकार आलिम हैं। हाँ हाँ भाई, मैं आलिम तो हूँ। बताओ तुम्हारा क्या मसला है? जिदान के मुंह से यह बात सुनकर वो गुफरान बहुत खुश होता है। मेहरबानी कर दो, मेरी मदद करो दामाद जी। मेरी गाय कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे गाय के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी गाय अभी कहाँ पर है? दामाद जी, कहाँ खो गए आप? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद जिदान बोलता है, अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी गाय के ही बारे में पता लगा रहा था। इतना सुनते ही जिदान का ख्याल उसी गाय पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास खाते देखा था। जिदान फौरन समझ जाता है कि वो गाय गुफरान की गाय थी। अरे गुफरान भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी गाय घास खा रही है। दामाद जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी गाय ढूंढ दी। आप तो सच में आलिम हो। और फौरन गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद गुफरान देखता है कि उसकी गाय सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी गाय को देखकर गुफरान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कह रहा हूँ राजा साहब, आलिया बीबी का दामाद बहुत जानकार है, वो सब कुछ जानता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ, आलिया बीबी और उसके दामाद को जल्दी यहाँ लेकर आओ। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। राजा साहब ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में चैन से जी रहा। राजा की बात सुनकर तो जिदान के पसीने ही
छूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद आलिया बीबी अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजा के महल में चली जाती है। क्या हुआ राजा साहब, आपने हम गरीब को याद किया, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? आलिया बीबी, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में जानकार और होशियार है? या अल्लाह, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में चैन से जी रहा था, यहाँ आकर तो मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ जीदान, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं राजा साहब, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए सोने के कंगन के बारे में बताओ कि वे कहाँ है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर काटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर जिदान बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। या अल्लाह, ये बूढ़िया ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर ना बोला तो राजा मुझे अभी मारवा देगा। अगर हाँ बोलूं तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। या अल्लाह, आलिम बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। क्या हुआ जीदान, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन कंगन का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का वक्त देना ही होगा। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं खाला जी, मैं बस कंगन के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। खाला जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुनकर आलिया बीबी घर के अंदर चली जाती है। बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और भाग नहीं सकता, अब तो बीवी को लिए बगैर जा भी नहीं सकता। इतनी खूबसूरत है यार, क्या करूं अब, कल तो मरना ही है। कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूं। इतना सोचकर जिदान चारपाई पर लेट जाता लेकिन टेंशन से की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। कल तो मरना ही है निंदया, अब तू आ भी जा। कल तो मरना ही है निंदया, अब तू आ भी जा। जिदान इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली एक औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम निंदिया था। वो राजा के यहाँ रानी की नौकरानी बनकर काम करती थी। ही नहीं है, अरे ये बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो कंगन मैंने ही चुराया है। हाँ, ये क्या हो गया? अगर यह बात है राजा को पता चलते ही राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर निंदिया फौरन ही जिदान के पास पहुंच जाती है। दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ, हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, आप राजा साहब को मत बताना, रानी का कंगन मैंने ही चुराया है, नहीं तो राजा साहब मुझे फांसी पर लटका देंगे। लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर वो कंगन मुझे लौटा देंगे तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन वो कंगन तुमने कहाँ रखा है? निंदिया की बात सुनकर जिदान सब कुछ समझ गया और वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। जाके कुर्सी के नीचे एक कपड़े में लपेट कर रखा है। ठीक है ठीक है निंदिया, अब तुम फिकर मत करो, तुम आराम के साथ घर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। ठीक है ठीक है निंदिया, अब तुम फिकर मत करो, तुम आराम के साथ घर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
अगले दिन राजा के सैनिक फिर से जिदान को लेने आते हैं। जिदान, क्या तुम्हें रानी के कंगन के बारे में कुछ पता चला? जी राजा साहब, मैंने आपके कंगन की खोज कर ली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। साहब, वो कंगन आपके शाही कुर्सी के नीचे है। हुक्म मिलते ही सैनिक जल्दी से राजा के कुर्सी हटा कर देखते हैं। इस तरह दोनों कंगन मिल जाते हैं। ये सब देखकर राजा बहुत हैरान था। है वाह जिदान, वाह, तुम तो सच में बहुत जानकार हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे मंजूर होगा। मंत्री जी, जिदान को 1000 सोने के मोहरे इनाम में दे दिया जाए। सोने की मोहरे पाकर जिदान बहुत खुश था और फिर जिदान अपनी बीवी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।